A very good morning students, welcome to another class. हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। हमने लास्ट क्लास में टैक्सोनॉमिकल एड्स स्टार्ट किया था, मतलब ऐसी हेल्प, चाहे वो कोई बुक हो, कोई जगह हो, जो हमें प्लांट्स एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमी में हेल्प करे। हमने कई सारे बुक्स की बात की थी, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, और एक और हमने प्लेस की बात की थी विच इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम नॉन लिविंग प्लांट्स, मतलब डेड प्लांट जो है, प्लांट जिसे हमने DPP डेली प्रैक्टिस पेपर नहीं, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व किया हुआ है, उसे एक हर्बेरियम शीट के ऊपर हम प्रिजर्व करते हैं। 41 बाई 29 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है इस शीट का, और फिर हम बॉटम राइट साइड में लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग में इंग्लिश नेम, कॉमन जो भी लोकल नेम है, उसका साइंटिफिक या बोटानिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी फैमिली मतलब जिस फैमिली को वो बिलोंग करता है। जैसे हम हमेशा हमारे नाम में क्या लिखते हैं, हमारा नाम, हमारा सरनेम और हमारी फैमिली पता होती है उससे। और उस स्पेसिमेन को कहाँ से कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट किया है, डेट ऑफ कलेक्शन, और किन्होंने कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम, ये सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। हेल्प करता है हर्बेरियल शीट्स हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स में। आज हम सेकंड टैक्सोनॉमिकल एड इसी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल या बोटानिकल पार्क्स। बोटानिकल पार्क्स। तो हमने अभी तक क्या क्या टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ लिए हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो मैं एक साथ लिख देती हूं। टैक्सोनॉमिक एड्स हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। फ्लोरा, जहां पर जिस बुक में, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली J.K. महेश्वरी जी ने लिखी थी, इसमें किसी भी गिवन एरिया में जो भी प्लांट्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है, उनके हैबिटेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन को बताया जाता है। फिर मैनुअल, जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। मोनोग्राफ, जिसमें एक पर्टिकुलर टैक्सॉन की डिटेल्स को नोट डाउन, जॉट डाउन किया जाता है। जर्नल, जिसमें ऑनगोइंग रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। कैटलॉग, जिसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में जो भी स्पीशीज हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं विद देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कैटलॉग। एंड वी टॉक्ड अबाउट हर्बेरियम। हर्बेरियम जहां पर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड यानी डेड प्लांट्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बोटानिकल पार्क्स। अब बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, हर्बेरियम में हमने डेड प्लांट को स्टोर करा है, प्रिजर्व करा है, इसीलिए हमने प्रिजर्व वर्ड यूज किया है। बट बायोलॉजिकल पार्क्स में हम लिविंग प्लांट को प्लांट करते हैं, लिविंग जिंदा प्लांट को। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, ये भी सिर्फ बोटानिकल नाम में ही है, बॉटनी यानी प्लांट से रिलेटेड है, एनिमल्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ एनिमल्स नहीं मिलेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से ऐसा हर्बेरियम है जहां पर लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट किया जा रहा है, बोल सकते हैं? तो हम क्या इसे लिविंग हर्बेरियम बोल सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, यही क्वेश्चन आता भी है। सो बोटानिकल पार्क्स क्या है? ऐसी जगह, ऐसी बंद जगह, आर्टिफिशियल जगह है ये नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, ये मैन मेड, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक गार्डन है, एक पार्क है, एनक्लोज्ड स्पेस है, जहां पर कि लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके उनको प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें कंजर्व किया जाता है। प्रिजर्व वर्ड नॉन लिविंग, डेड के लिए यूज करते हैं। सो व्हाट इज अ बोटानिकल पार्क? It is an enclosed place. Naturally कौन build करेगा? Human. So built by man for collection of living plants. This is very important. Living plants. Plant species मतलब living plants. So hence it is also called living herbaria. Living herbarium. हर्बेरियम में प्रिजर्व करते हैं ड्राइड प्रेस्ड प्लांट्स को और यहाँ पर लाइव प्लांट्स को, तो इसको हम लिविंग हर्बेरियम भी बोलते हैं।
हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम था, क्योंकि हमने वहाँ पर भी लेबलिंग की थी। यहाँ पर भी बायोलॉजिकल पार्क में बच्चों को स्कूल से लेके जाते हैं, आई एम श्योर आपको भी लेके गए होंगे अगर आपके सिटी में या आसपास कहीं पर बोटानिकल पार्क है। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों पे लेबल लगा होता है। जैसे सपोज ये एक प्लांट है, इसे जो भी एरिया में कंजर्व किया है, रखा हुआ है, वहाँ पर इस तरह से इस पर लेबल लगा देते हैं। इस लेबलिंग से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आप इस प्लांट को कहीं भी देखोगे तो आपको एकदम से क्लिक होगा, अरे ये तो ये वाला ट्री है, ये मैंने बोटानिकल गार्डन में देखा था। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स सी, आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ प्लांट। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया प्लांट को, उसका नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट किया। अगर नया न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज है तो उसका नॉमेनक्लेचर किया, उसे नाम दिया, और फाइनली लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग ऑफ प्लांट। और लेबल में क्या क्या रहता है ये क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर इतनी सारी डिटेल की जरूरत नहीं है, हालांकि लिखी जा सकती है, बट दो जो आपको याद रखनी ही रखनी है। एक तो नेचुरली उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा, तो हम उसे साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम या बोटानिकल नेम भी कह सकते हैं, राइट। और एक नाम के साथ फैमिली हमेशा बताई जाती है, सो फैमिली उसकी लिखी रहती है। जैसे अगर मैंगो है तो कैसे लिखा जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, और बताइए उसकी फैमिली क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एनाकार्डिएसी, इस तरह से। सो दीज टू इंफॉर्मेशन इज मस्ट। अब बोटानिकल पार्क का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों इनको कंस्ट्रक्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक तो वही बात है कि हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने कोई अननोन प्लांट देखा, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, या तो बोटानिकल पार्क चले जाओ, या आजकल तो इंटरनेट पे ही सब है, आपने इंटरनेट पे बोटानिकल पार्क का नाम डाला और इस पिक्चर को पेस्ट किया और वहाँ से आपने चेक कर लिया, या वहाँ पर जो भी फोटोज़ हैं, जो भी वहाँ पर प्लांट्स हैं कलेक्टेड, उनकी फ़ोटोज़ आपने देखी, आपको समझ आ गया ये वाला प्लांट जो मुझे अननोन प्लांट है, ये जो फोटो में है ये वाला प्लांट है। बस आप उसको जूम करिए और उसके लेबल को देख लीजिए, यू विल कम टू नो अबाउट इट्स बोटानिकल नेम, अबाउट इट्स फैमिली, एंड देन यू कैन विकीपीडिया एंड फाइंड आउट एवरीथिंग। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो चाहे हर्बेरियम हो, चाहे बोटानिकल गार्डन हो, या आगे हम जूलॉजिकल पार्क्स पढ़ेंगे, म्यूजियम पढ़ेंगे, कुछ भी हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो हमेशा लिख ही देना, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। नाउ यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम प्लांट को कंजर्व कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जंगल में कोई प्लांट स्पीशीज है जो खतरे में है, जिसके अब बहुत कम प्लांट्स बचे हुए हैं, हो सकता है वो वैनिश हो जाए। हमने क्या किया, हम उसको लेकर आके अपनी देखरेख में, अपनी पर्सनल केयर में, बोटानिकल पार्क में आपने उसे प्लांट कर दिया। तो यहां पर आपने प्लांट को कंजर्व किया है, लेकिन कैसा कंजर्व किया है, क्या ये प्लांट का नेचुरल घर है। घर को हैबिटेट बोलते हैं, बायोलॉजी में घर का मतलब होम नहीं होता, हैबिटेट होता है। क्या ये उस पेड़ का प्राकृतिक, नैसर्गिक, नेचुरल घर है? बिल्कुल नहीं है, वो तो फॉरेस्ट था जहां पर भी वो था। तो यहां हमने उसको उसके घर से बाहर, घर से दूर कंजर्व किया है। इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। अगर हम आपने सुना होगा नेशनल पार्क्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वही फॉरेस्ट को ही गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और वहीं उसी फॉरेस्ट में जो उनके खुद का घर है वहीं उनकी देखरेख करती है। तो ये हो जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। इसके हम बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स 12th में, जब हम लास्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम इकोलॉजी की बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, एक्स सिटू, सिटू मतलब सीट, जगह, प्लेस, होम। एक्स सिटू मतलब अपने घर से बाहर उसे, यानी उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग अगर हम कंजर्व कर रहे हैं। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों का कंजर्वेशन कर रहे हैं उनके नेचुरल घर के अलावा। सो एक्स सिटू, ये तो हमने आर्टिफिशियल जगह है जो हमने क्रिएट करी है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंस है एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, राइट। जैसे जू आप सबने विजिट किया होगा, जूलॉजिकल पार्क फुल नेम होता है, शॉर्ट में जू बोलते हैं। सभी बच्चे जू गए होंगे। जू में क्या है, जू में एनिमल्स को हमने प्रोटेक्ट ही तो किया हुआ है। क्या वो उनका नेचुरल हैबिटेट है?
अब वहाँ पे आप शेर देखते हो, बब्बर शेर, लायन, टाइगर, पैंथर, सब कुछ होता है, वो तो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जू में हम क्या करते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, यहां क्या कर रहे हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। नाउ क्या कोई और सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल है। सपोज करिए कि रिसर्चेस तो लगातार हो रही हैं, कोई प्लांट है उसकी सीड बहुत काम की है, तो हमने क्या किया, उस प्लांट को लाके बोटैनिकल पार्क में प्लांट कर दिया, ताकि हमारी देखरेख में जब भी उसमें सीड्स आए, फ्रूट आए और फ्रूट में सीड आए, तो हम उसे रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सके। तो जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी स्टडी के लिए मटेरियल चाहिए, वो हम बोटैनिकल पार्क्स में इजीली ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो जंगल में पेड़ लगा हुआ है और हम वहां बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च, वो भी यहीं से मिल जाते हैं, फॉर रिसर्च, like seeds etc. all right, so this is about botanical parks. Now important botanical parks पे question आता है students, हमें अच्छे से याद होने चाहिए। So what are the important botanical parks? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक बोटानिकल पार्क का नाम विच वॉज रॉयल बोटानिकल गार्डन, राइट। एक काम करते हैं, इसको बोटानिकल गार्डन करते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गार्डन है। जू के लिए जूलॉजिकल पार्क वर्ड यूज है, बट ये बोटानिकल गार्डन है, बोटानिकल गार्डन, राइट। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन्स को। एक नाम मैंने आपको बताया था, रॉयल बोटानिकल गार्डन, जो क्यू नाम की प्लेस पर है, जो इंग्लैंड में है। याद है मैंने बताया था यहां पर एक, इस बोटानिकल पार्क गार्डन में एक हर्बेरियम भी है। तो पूरा बोटानिकल गार्डन में तो लिविंग प्लांट्स हैं, और एक एरिया वहां हर्बेरियम का बनाया हुआ है जहां पर ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व प्लांट्स भी रखे हुए हैं। और वहां पर मैंने आपको बताया था 6 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को हर्बेरियम में शीट्स, उसकी हर्बेरियम शीट्स बनाई गई हैं, विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो बोटानिकल गार्डन है जिसमें हर्बेरियम भी क्रिएटेड है, तो हमने वहां भी उसका एग्जाम्पल लिखा था। सो मैं सेम एग्जाम्पल लिख रही हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन, या तो ये पूछ लेंगे कि ये बोटानिकल गार्डन है या जू है ऐसा करके, या ये कहां पर है, इनकी लोकेशन पूछ लेते हैं, क्यू, एंड दिस इज इन इंग्लैंड। नाउ इंडिया में 3 हमें याद करने हैं, 1, 2 एंड 3 इंडिया में। पहले 2 बताती हूं सिंपल। एक तो नेशनल बोटानिकल गार्डन, नेशनल बोटानिकल गार्डन, इट इज इन लखनऊ, डायरेक्ट रटा होना चाहिए। और एक दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग विच इज इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में है लॉयड बोटानिकल गार्डन। अब आप ऐसा मत सोचना कि लॉयड है तो कोई इंग्लैंड में होगा, क्योंकि ये नाम तो हिंदुस्तानी नहीं लगता, बट इट इज इन दार्जिलिंग, राइट। सारे इंपॉर्टेंट है। और अब जो मैं नाम लिख रही हूं, दिस इज इंडियन बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन। ये इसका पुराना नाम है स्टूडेंट्स, एक्चुअली अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। तो हो सकता है एम्स में, जीके में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट्स न्यू नेम इज आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन, राइट। नाउ जगदीश चंद्र बोस, बोस कहां सुने हैं और हमने, सुभाष चंद्र बोस कहां के थे वो, वेस्ट बंगाल। तो ये भी कहां पर है स्टूडेंट्स, बंगाल में, कैलकाटा में। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज इन कैलकाटा, कैलकाटा या आप उसे कोलकाता बोलते हैं। सो मैं दोनों नाम लिख देती हूँ, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। नाउ ये जो इंडियन बोटानिकल गार्डन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। यहाँ पे 2 बड़े इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं, अगर आपको कभी भी लाइफ में मौका मिले तो आप यहाँ जरूर जाना। एक है यहाँ पर जिसे कहते हैं जायंट लिली, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा है स्टूडेंट्स, एक बड़ा सा 4 to 5 मीटर
अराउंड डायमीटर का सर्कल, एक डिस्क प्लेट लो आप, इतनी बड़ी थाली, और उसको एजेस से, किनारे से ऐसे मोड़ दो। जैसे शादियों में पत्तल इमेजिन करो, इतना बड़ा सा पत्तल, और उसको ऐसे मोड़ दिया। ऐसे ग्रीन कलर का वाटर लिली होता है, जाइंट लिली बोलते हैं इसको, वाटर लिली, जाइंट लिली, द ग्रेट वाटर लिली। और ये इतना बड़ा है कि इसके ऊपर कम से कम 5-6 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। अब आप इमेजिन करो कितना बड़ा है, तभी तो इसको जाइंट लिली बोला है। जाइंट का मतलब ही होता है दानव, बहुत बड़ा। सो दिस इज जाइंट वाटर लिली। ये प्लांट यहां पर है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा रहता है ये, और इसके ना ये किनारे जो है ये ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, तो आप गिरोगे भी नहीं, आप आराम से बैठ के खाना खाइए। खाना खाना अलाउड नहीं है, ओके। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ जाइंट इट इज। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्री है, मैं इसके बारे में बताती हूँ, आपको मजे आ जाएंगे। द ग्रेट बैनियन ट्री। बैनियन का क्या मतलब होता है? बरगद का पेड़। आप सबने बरगद का पेड़ देखा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन अ बैनियन ट्री। उसमें क्या होता है, एक तो मेन ट्रंक है, ये उसकी सारी पूरा लीव्स वगैरह सब हैं, ब्रांचेस हैं, और उसमें रूट्स नीचे गिरती हैं, आपने देखा होगा। प्रॉप रूट बोलते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बरगद का पेड़ है 250 साल पुराना, 250 ईयर्स ओल्ड, इसमें ये जो प्रॉप रूट्स गिर रही हैं, ये कितनी है? 2800 प्रॉप रूट्स हैं जो नीचे ब्रांचेस निकलती हैं मोटी मोटी। और ये ऑलमोस्ट 15,000 यानी 14,500, 14,500, 14,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर। आप ऐसा इमेजिन करो, आप यहाँ खड़े हुए हो, 4 से 5 किलोमीटर इधर, 4-5 किलोमीटर इधर, 4 से 5 किलोमीटर इधर, और पूरा सर्कल खींच दो। इतने बड़े एरिया में ये एक अकेला पेड़ है, और उसकी 2800 ऐसी नीचे निकलती हुई प्रॉप रूट्स है। दूर से देखकर ऐसा लगता है कि ये जंगल है, ये एक अकेला पेड़। इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ फॉरेस्ट, इट लुक्स एज इफ इट इज अ फॉरेस्ट। इस गार्डन में ये जो इसकी प्रॉप रूट्स हैं, इसके बीच में से लेन्स निकाली हुई हैं इसको देखने के लिए, घूमने जाने के लिए। इसमें से पूरा जंगल का लुक देता है एक अकेला पेड़। बहुत आते हैं विजिटर्स इस ग्रेट बैनियन ट्री को देखने। 250 साल, 250 ईयर्स पुराना है, 2800 प्रॉप रूट्स है। मतलब कैसे? जैसे ये तो पेड़ है, ठीक है, इस तरह से, और ये प्रॉप रूट्स निकली हुई है इस तरह से, 2800। अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम इतना बड़ा है जंगल जैसा। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया था, तो इसकी जो मेन ट्रंक है उसमें इन्फेक्शन हो गया था, तो उसे तो काट दिया गया है। तो मेन तना एक्सक्यूज मी, जिस पर पेड़ खड़ा होता है वो तो कटा हुआ है, और जो ये जो प्रॉप रूट्स है इन्होंने उसको सपोर्ट कर रखा है। So these are two very interesting plants to witness if you will go to Indian Botanical Garden or Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden, which is present in Calcutta. So please note this down. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, मैं इसे भी यहाँ करेक्ट कर देती हूँ। बोटानिकल गार्डन हो गया, हर्बेरियम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम कॉमनली जू कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क, अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे बोटानिकल गार्डन में जिंदा लिविंग प्लांट्स को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क या जू में जिंदा लिविंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम शॉर्ट में जू कहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सबने कोई ना कोई जू जरूर देखा होगा लाइफ में। तो जू में हम क्या लिख सकते हैं? बोटानिकल गार्डन की तरह ये एक बंद जगह है, एनक्लोज्ड, मैन मेड है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं लिविंग एनिमल्स को, और कोशिश की जाती है स्टूडेंट्स कि उस जगह के एनवायरनमेंट को, कंडीशंस को ऑलमोस्ट जंगल जैसा बनाएं, ताकि जानवर वहाँ आसानी से रह सके, उन्हें ऐसा अलग सा फील ना हो। सो conditions are made almost similar to that of their natural habitat, but ये natural habitat है नहीं, ये ex situ conservation of animals ही होता है। So let us write down these points. पहला point है that it is an enclosed space या place where animals are kept
अंडर, या वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड भी कह सकते हैं हम, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड और केप्ट अंडर ह्यूमन केयर, अंडर ह्यूमन केयर, राइट। एनिमल्स मतलब लिविंग एनिमल्स। एनक्लोज्ड स्पेस है, आर्टिफिशियल स्पेस है, मैन मेड स्पेस है। नाउ इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन कंडीशंस टू देयर नेचुरल हैबिटेट। कोशिश की जाती है कि बिल्कुल वैसे ही हैबिटेट कंडीशंस को हम क्रिएट करें ताकि जानवर आसानी से रहें। पिंजरे में बंद होते हैं जू में, और यहाँ पर उनकी जो केज है उस पर लेबल रहता है जिसमें अगेन उनका बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम विद द स्पीशीज, विद द फैमिली रहता है। सो केज इज लेबल्ड, अगेन सेम साइंटिफिक नेम, अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, इसे बायोलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल नेम कहेंगे, एंड इट्स फैमिली। सेम जैसे प्लांट्स में लेबल किया था बोटानिकल गार्डन्स में। नाउ यहां पर क्या इसका सिग्निफिकेंस है जू का, बताइए क्या फायदा है। आप तो बोलोगे कि संडे को हमारे छुट्टी, जब हम छोटे थे तो संडे को छुट्टी में जाने के काम आता था, बहुत मजे आते थे। सो डेफिनेटली इट इज a place of tourist attraction। बट साइंस के हिसाब से बात करें, साइंटिफिकली, तो आप बच्चे जब वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ जाकर क्या होता है, वो पहचानते ही थे, छोटा बच्चा होता है, वो एकदम से पैंथर देखता है, उसकी बुक में होता है, फिर वो खुश होकर बताता है ये तो मैंने वहाँ देखा था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन बोटानिकल गार्डन में हो रहा है, यहाँ पर हम पहचान करते हैं एनिमल्स की। ना यहां पर भी हम एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट से दूर। नेशनल पार्क जाओगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाओगे, वहां पर पिंजरों में बंद नहीं होते हैं, वहां खुले, उनका जो एरिया है फॉरेस्ट है उसी को गवर्नमेंट ने टेक ओवर करके और वहीं पे प्रोटेक्शन किया है, बट ये अलग से बंद जगह है। सो अगेन एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और मान लीजिए जैसे प्लांट्स में बात की थी, कोई ऐसी स्पीशीज है जो खतरे में है, लुप्त होने वाली है, बहुत कम एनिमल्स उसके बचे हैं, अगर आपने उन्हें नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया, मान लो जैसे ब्लैक बग है, जो काला हिरण, जिसके केस के लिए सलमान खान जो है वो अभी तक ही इज इनटू द लॉ, लीगल प्रॉब्लम्स। वो इतना बड़ा किस्सा क्यों हुआ, जबकि कोई डॉग है, कैट है, वो तो आए दिन मारते रहते हैं या मरते रहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंडेंजर्ड, डेंजर मतलब खतरा, एन मतलब इन डेंजर, वो खतरे में है, उनके बहुत कम मेंबर्स बचे हैं उस स्पीशीज के, और अगर उसे हमने पोचिंग करके, शिकार करके मार दिया तो फिर वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी, वो लुप्त हो जाएगी। और एज ह्यूमंस, एज द वाइजेस्ट बीइंग्स ऑन द अर्थ, ये हमारी ड्यूटी है कि हम हर स्पीशीज को कंजर्व करें। हाँ, नेचुरली वो एक्सटिंक्ट हो जाए वो एक अलग बात है, बट हम अपनी तरफ से उसे कंजर्व करने के मेजर्स लें। तो यहाँ क्या करवाया जाएगा, मान लीजिए हम कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है किसी एरिया में, आप उसको लेकर जू में ले आइए, उसका कोई मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर है, और फिर आप उसकी ब्रीडिंग करवा दीजिए ताकि उनके ऑफस्प्रिंग्स हो और उनका नंबर बढ़े, बजाय इसके कि वो जंगल में ही रहने दिया। हो सकता है जंगल में वो मेल कहीं चला जाए, फीमेल कहीं चली जाए, वो मिले ही नहीं, उनकी ब्रीडिंग ही नहीं हो, तो वहां पर नेचुरल हैबिटेट में विदाउट आवर सुपरविजन ज़्यादा चांसेस हैं कि मेंबर्स ना बढ़े। यहां पर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट प्लेस फॉर सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। खतरे में जो भी एनिमल स्पीशीज हैं उनकी हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, लुप्त होने से बचा सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी बेनिफिट है।
इसका बेनिफिट ये है कि जब आपने जूलॉजिकल पार्क में, जू में कोई एनिमल रखा है, तो साइंटिस्ट उस एनिमल, जैसे सपोज करो कोई न्यू एनिमल है, अब अभी तक वो आइडेंटिफाइड नहीं है, साइंटिस्ट उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पहले उसके कैरेक्टर्स की लिस्टिंग करनी पड़ेगी। कैरेक्टर्स की लिस्टिंग मतलब उसका स्लीपिंग पैटर्न, खाने का पैटर्न, रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग पैटर्न, ये सब स्टडी करना पड़ेगा। अब वो तो जंगल में रहता है, अब आप जानवर के पीछे पीछे तो दिन भर चलते नहीं रहोगे 24 घंटा कैमरा लेके, इट इज़ डेंजरस ऑल्सो, यू कैन नॉट बी इन अ फॉरेस्ट ऑल द टाइम। ऐसे एनिमल को आप जू में ले आइए, उसको केज्ड कर दीजिए, अब उसका फीडिंग, फूड हैबिट्स, उसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके कैरेक्टर्स को लिस्ट कर सकते हो, और फिर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वो नया डिस्कवर्ड है तो उसे एक नाम दे के क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका 4th पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ जू का, दैट इट हेल्प्स इन स्टडिंग, साइंटिस्ट को हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्टडिंग, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, याद होना चाहिए, फीडिंग एंड, या फूड हैबिट्स लिख देते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, फूड हैबिट्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स या बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, उन्हें समझने में भी ये साइंटिस्ट की मदद करता है जो जू है, क्योंकि यहां हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ जू के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो दुनिया का लार्जेस्ट जू है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जीके में भी आ सकता है, लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड कहाँ होना चाहिए बताइए। जब भी आप एनिमल सोचते हो तो कौन सा प्लेस आपको याद आती है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में क्रूगर्स, वैसे तो ये नेशनल पार्क है, यहाँ पे जू भी है, क्रूगर्स, दिस इज इन साउथ अफ्रीका। और इंडिया की बात करें तो दिल्ली में एक बहुत, वैसे तो बहुत सारे जूज हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया जू है विच इज नेशनल जूलॉजिकल पार्क, इट इज इन न्यू दिल्ली, बहुत बड़ा है, बहुत टूरिस्ट जाते हैं, नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली, बहुत सारे एनिमल्स, इट्स अ वेरी नाइस जूलॉजिकल पार्क। Alright, so just note this down and then we'll read about the last taxonomic, not last, second last taxonomical aid. Please note this. तो स्टूडेंट्स, प्लेसेस की अगर हम बात करें जो हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, तो अभी तक हमने उसमें क्या क्या समझ लिया है? हर्बेरियम, जहाँ डेड प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, बोटानिकल गार्डन्स जहाँ लिविंग प्लांट्स को कंजर्व कर रहे हैं, फिर हमने पढ़ा जूलॉजिकल पार्क जहाँ लिविंग एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, एंड नाउ वी विल रीड अबाउट म्यूजियम्स। अब म्यूजियम तो आप सबको पता है, आप सबने कोई ना कोई म्यूजियम देखा होगा। उस म्यूजियम के अंदर हो सकता है कोई पुराने राजा महाराजाओं के युद्ध के सामान हो, आर्टिलरी हो, या हो सकता है कोई जेम्स का म्यूजियम हो, या आजकल तो वैक्स म्यूजियम बनने लग गए हैं, बॉलीवुड स्टार्स या हॉलीवुड स्टार्स जो हैं उनके वैक्स के स्टैचूज होते हैं। तो ये जो हम म्यूजियम की बात कर रहे हैं, ये वो म्यूजियम नहीं है, ये ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व नहीं बोल सकते, कंजर्व लिविंग के लिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स को प्रिजर्व किया था, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व किया जाता है। आई एम श्योर आपके स्कूल में म्यूजियम होगा ही होगा, या कॉलेज में म्यूजियम होता है, कैसे रहते हैं उसमें से जार्स, ऐसे ना कांच के, इस तरह से आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो इस तरह से म्यूजियम रहता ही रहता है, हर मेडिकल कॉलेज के साथ तो एसोसिएटेड रहता ही है, स्कूल्स के साथ भी रहता है। इस तरह से कांच के जार्स होते हैं और इनमें लिक्विड भरा रहता है, और इसमें प्रिजर्व्ड रहता है कोई प्लांट या एनिमल, या कभी कभी ना ये तो लिक्विड स्पेसिमन हो गया, कभी कभी ड्राई स्पेसिमन होता है। कैसे? जैसे कोई इंसेक्ट है, मान लो कोई मक्खी है, मच्छर है, उसको करना है आपको प्रिजर्व, तो उसको क्या करते हैं, अगर आपने उसको पकड़ के ऐसे कर दिया, मारा, तो वो तो पिचक गया, उसका कचुम्बर निकल गया, अब कैसे प्रिजर्व करोगे उसको? तो क्या किया जाता है, उनको पकड़ते हैं, उनको क्लोरोफॉर्म दे देते हैं खूब सारा। मूवीज में देखा होगा ना, वो क्लोरोफॉर्म रुमाल पे लगा के नाक पे लगा देते हैं, बेहोश हो जाता है। तो ये बेचारा जब बहुत ज्यादा क्लोरोफॉर्म देंगे तो बेहोशी के साथ साथ मर जाता है। तो कलेक्ट किया, किल किया, और किल करके क्या करते हैं, पिन कर देते हैं। पिन मतलब जैसे सपोज ये बटरफ्लाई है कोई, तो बटरफ्लाई के तो पंख भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे उसको फैला के और यहाँ पर ये टक 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 4 पिन कर दिया। तो
तो यहाँ तो लिक्विड यूज किया है, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, जैसे हमारे अचार है इसमें भी तो प्रिजर्वेटिव होता है ताकि वो खराब ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पर एक डेड प्लांट या एनिमल खराब ना हो तो प्रिजर्वेटिव्स, लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स, फॉर्मलिन, अल्कोहल, एसीटोन, इनमें इन्हें प्रिजर्व करते हैं। और यहाँ पर एक ड्राई स्पेसिमेंस भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने और देखा होगा म्यूजियम्स में अगर आप कभी गए हो तो जो बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे शेर देखा होगा आपने, कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये तो बगल में शेर है जैसे लाइव हो, बट एक्चुअली वो क्या है, वो शेर की चमड़ी है जो कभी ये लोग कलेक्ट करके लाए हैं और उसके अंदर ये जैसे हम टेडी बियर बनाते हैं स्टफ टॉय, ऐसे उसमें भर देते हैं, फाइबर वाइबर भर देते हैं। तो ये क्यों करा, इसकी क्या जरूरत थी। बहुत सारे ऐसे बड़े एनिमल्स या बर्ड्स का भी देखना, चमगादड़ लगा हुआ है एक वॉल पे, बिल्कुल ऐसा लगता है लाइव है, बट वो लाइव नहीं है, वो भरा हुआ है अंदर से, ताकि उसका एक शेप मेंटेन रहे, आपको आइडिया लगे, आप जब जाएं, बच्चे वहां देखने जाएं, स्टूडेंट्स जाएं, तो उनको समझ में आए कि इस तरह से उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, वो ऐसा दिखता है, ये शेप्स है उसका, उसको उस तरह से प्रिजर्व करने के लिए। तो जो बड़े एनिमल्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो मैमल्स हों, इनको स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े कांच के बॉक्स होते हैं या रेलिंग लगा देते हैं चारों तरफ, और स्केलेटन जो हड्डियों का ढांचा है वो रखा रहता है अंदर एनिमल का, तो उस तरह से भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रिजर्व करने के, और ये सब म्यूजियम में इस तरह से यूज किए जाते हैं, राइट। तो आइए अब हम लिखते हैं म्यूजियम के बारे में, हम क्या कह सकते हैं, लेट्स राइट म्यूजियम। ये भी आर्टिफिशियल स्पेस है हर्बेरियम की तरह, और यहां पर हम प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रिजर्व किया हुआ है, डेड है ये, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं आपके रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में डेड लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये जनरली स्कूल कॉलेजेस से एसोसिएटेड होते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद होना चाहिए। एसोसिएटेड विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अलग से भी म्यूजियम हो सकते हैं, बट स्कूल कॉलेजेस के साथ रहते हैं। नाउ कैसे कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, फर्स्ट तरीका प्रिजर्व द, ऐसे लिख देते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन ग्लास के जार या कंटेनर्स होते हैं, सो प्रिजर्व्ड इन जार्स और कंटेनर्स विथ लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स। और ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की, लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको याद रखना है। फा मतलब फॉर्मलिन को यूज करते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, जब आप म्यूजियम में जाओगे, एक अलग सी स्मेल होती है, दिस इज फॉर्मलिन स्मेल। एसीटोन, अल्कोहल। एक 2 मिनट आपके लूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ताकि आप और मोटिवेट हो जाएं टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब डिसेक्शन के लिए लेके जाते हैं, डिसेक्शन मतलब एक ह्यूमन बॉडी रहती है, डेड ह्यूमन बॉडी ऑफ कोर्स, और उस पे आपको डिसेक्ट करना सिखाते हैं। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी देखा होगा, ताकि जो भी ऑर्गन्स हैं उन सब की लोकेशंस आपको पता चल सके, ह्यूमन एनाटॉमी आप स्टडी कर सको। तो वहां जब आप जाते हो उस डिसेक्शन हॉल में, और कैडेवर बोलते हैं उसको, कैडेवर को जब आप, उस बॉडी को जब आप कट करते हो, तो कई स्टूडेंट्स चक्कर खा के गिर जाते हैं। अच्छा जी, लड़के भी गिर जाते हैं, अच्छे मोटे तगड़े लड़के भी चक्कर खा के गिर जाते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, डर तो होता है, पर इतना डर नहीं लगता कैडेवर को देख के। डर लगता है जब पोस्टमार्टम सिखाते हैं 3rd ईयर में। पोस्टमार्टम एकदम फ्रेश बॉडी होती है, आप काटोगे तो ब्लड भी निकलेगा, एकदम ऐसा लगता है अभी जाग के खड़ी हो जाएगी, उसमें डर लगता है। कैडेवर तो बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल सूखा हुआ, कोई ब्लड भी नहीं होता अंदर, वैसी डेड बॉडी होती है पुरानी। तो कैडेवर में एक्चुअली चक्कर क्यों आ जाते हैं, फॉर्मलिन के कारण से। इसकी इतनी टिपिकल सी स्मेल होती है एंड द पर्सन फेंट्स। सो एनीवेज, लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स में हम कंजर्व कर सकते हैं, या कैन बी प्रिजर्व्ड एज
ड्राई स्पेसिमेंस, ड्राई स्पेसिमेन लाइक insects in insect boxes। पर कैसे करेंगे इंसेक्ट बॉक्स में इसको बंद? पहले इंसेक्ट को करेंगे कलेक्ट, सो इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, फिर क्लोरोफॉर्म से मार देंगे, किल्ड, और फिर पिन कर देंगे एंड पिन्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। इतना लिखिए, फिर हम और भी तरीके लिखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। और क्या तरीके हमने पढ़े हैं? लिक्विड प्रिजर्वेटिव कर दीजिए, ड्राई प्रिजर्वेशन कर दीजिए, या अगर कोई लार्ज एनिमल है, लार्ज एनिमल्स, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। मैमल्स आप पढ़ोगे जिनमें मैमरी ग्लैंड होता है, जिनमें यंग वन को अपने नरिश करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स है, मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो जिसमें काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, रैट, रैबिट सब कुछ आ जाता है। लार्ज एनिमल्स आर, इन्हें हम कैसे करते हैं? स्टफ भर देते हैं इनके अंदर चीजें और प्रिजर्व कर देते हैं, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। और कैसे करते हैं? अभी अभी हमने बात की थी, स्केलेटन्स भी रहते हैं एनिमल्स के, सो स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स सीन। ये सब तरीके। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं म्यूजियम का। एक बहुत फेमस दिल्ली में म्यूजियम है, दिस इज NMNH म्यूजियम, न्यू दिल्ली। दिस इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, NMNH। ऑलराइट, तो यानी कि अब अगर हमसे एक सिंपल पूछा जाए, अगर हम जितनी भी जगह वाली टैक्सोनॉमिक एड्स है, प्लेसेस वाली, शुरू में 5 तो हमने बुक्स पढ़ी थी, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोलॉग, कैटलॉग एंड जर्नल, बट अगर हम प्लेसेस की बात करें तो ये 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जहां पर हम डेड को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व डेड, और दूसरा जहां पर हम लिविंग को कंजर्व करते हैं, सो कंजर्व लिविंग। ठीक है ना, ये पूरी समरी है। लिविंग में फिर प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, राइट। अगर प्लांट को कंजर्व करना है तो बताइए कहां रखोगे उनको? लिविंग प्लांट को बोटानिकल गार्डन पहुंचा दो, सो दिस इज बोटानिकल गार्डन। यहां पर लिविंग प्लांट्स को कंजर्व करते हैं। अगर आपको कोई जानवर को कंजर्व करना है, लिविंग को, कहां पहुंचाओगे? जू में, जूलॉजिकल पार्क में। सो इफ इट इज एन एनिमल, आप उसे जमा करा दीजिए जूलॉजिकल पार्क में। लेकिन अगर हम डेड की बात करें तो फिर से यहां पर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स को प्रिजर्व कहां कहां करते हैं? 2 जगह करते हैं, म्यूजियम में भी करते हैं और हर्बेरियम में भी करते हैं। सो ये हर्बेरियम, हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स होते हैं, म्यूजियम में दोनों होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? म्यूजियम लिखा मैंने, और म्यूजियम में एनिमल्स भी पहुंचेंगे, जमा कराए जाएंगे, और प्लांट्स को भी कराया जाता है। सो ये पूरी समरी है कि लिविंग प्लांट्स बोटानिकल गार्डन, लिविंग एनिमल जूलॉजिकल पार्क, डेड प्लांट्स ओनली इन हर्बेरियम, और म्यूजियम में डेड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बोथ आर कंजर्व्ड। ये हमारी अभी तक 9 टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, जिसमें से शुरू की 5 बुक्स हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, और 4 जो हैं वो प्लेसेस हैं। बट एक और नंबर 10 भी टैक्सोनॉमिक एड है, एंड दैट इज टैक्सोनॉमिकल की। अब ये क्या है? ये कौन सी? क्या ये कोई चाबी है जो हमारी मदद करेगी? अभी हम देखते हैं, प्लीज नोट दिस डाउन।
तो स्टूडेंट्स 5 तरह की बुक्स, 4 तरह की जगह जहां लिविंग या डेड प्लांट्स एनिमल्स को हम कंजर्व कर रहे हैं हमने देख ली है। अब हम लास्ट 10th टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ेंगे विच इज टैक्सोनॉमिकल या टैक्सोनॉमिक की। ये चाबी का क्या मतलब है, पहले इसका नाम लिखते हैं फिर इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। टैक्सोनॉमिक या टैक्सोनॉमिकल की। आप सबने क्राइम थ्रिलर्स देखे होंगे या सीआईडी देखा होगा, कोई भी जहां भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई जुर्म हुआ, कोई क्राइम हुआ और पुलिस पहुंच गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वहां पर एक कॉमन वर्ड यूज होता है लीड मिलना। कोई ऑफिसर है, जैसे एक मूवी देखते हैं, इट्स अ वेरी नाइस क्राइम थ्रिलर, सुष्मिता सेन उसमें एक आईपीएस ऑफिसर बनी है, आई थिंक कमिश्नर और समथिंग, और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आता है, मूवी का नाम है समय, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी, बट ऑफ कोर्स आफ्टर योर एग्जाम्स और इन योर फ्री टाइम। वहां पर वो बोलती है इस केस की कोई लीड नहीं मिल रही, मतलब हम इस केस में आगे कैसे बढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही साइंटिस्ट को जब कोई न्यू प्लांट या एनिमल मिलता है तो उन्हें कुछ बेसिस तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कोई लीड तो चाहिए। वो लीड कैसे मिले, अब पुलिस वालों को लीड कैसे मिलती है भाई, वो जो भी क्राइम साइट पर लोग थे उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या आपने देखा या आपने नहीं देखा? उसने बोला नहीं देखा, चलो भाई घर जाओ। उसने बोला देखा, मैंने क्राइम मर्डर होते हुए देखा। अच्छा देखा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वो, ये एक लीड मिल गया कि इसने देखा, राइट। अब इससे आगे बढ़ सकते हैं वो मेल था या फीमेल था मर्डरर? उसने कहा वो मुझे नहीं पता, नहीं पता तो भाई घर जाओ। उसने बोला मुझे पता है वो मेल था, तो ये एक और लीड मिल गया। अब फीमेल्स को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर मेल में पूछेंगे उसने चश्मा पहना था कि नहीं पहना था? उसने बोला चश्मा नहीं पहना था, तो अब चश्मे वाले मेल्स तो आउट हो गए, उन पे शक नहीं करना है। एक सिंपल केस की बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट उल्लू हो सकता है वो खुद ही मर्डरर और हमें बेवकूफ बना रहा हो, वो उतना डिटेल नहीं बात कर रही हूं मैं। फिर उनसे पूछा अच्छा चश्मा नहीं पहना था, अब या चश्मा पहना था, फिर उसकी मूंछ दाढ़ी थी कि नहीं थी? डिड ही हैव बियर्ड एंड मुस्टैच? हाथ थी। तो अब हमें क्या करना है, वो पुलिस वालों को क्या करना है, कोई ऐसा आदमी वो ढूंढना शुरू कर देंगे जिसके स्पेक्स हैं, दाढ़ी मूंछ है ना। फिर ऐसे धीरे 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 एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर होता जाएगा और उनको लीड्स मिलते जाएंगे और वो इस केस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ही साइंटिस्ट को जब कोई अननोन प्लांट एनिमल मिला है तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये क्वेश्चंस में एक चीज नोट करो, ये कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मेल था फीमेल था, दाढ़ी, फिर उसने बोला मेल था, चश्मा पहना था नहीं था, स्पेक्स थे नहीं थे, थे तो फिर या नहीं थे, जो भी उसने आंसर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्टैच थी मुस्टैच नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग था ओल्ड था? उसने बोला ओल्ड था। 50s में था 80s में था? या उसने बोला यंग था, 20s में था, 30-40 का था? तो ऐसे ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप ध्यान दें, ये कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चंस हैं, ये याद रखना है। दे आर अ कपल, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर पुलिस क्वेश्चन पूछ रही है। हम भी जब टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करना होगा हमें किसी अननोन प्लांट एनिमल का, तो ऐसे ही कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बताती हूं इसको। उन कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन में से एक को एक्सेप्ट करेंगे और एक को रिजेक्ट करेंगे। मतलब दाढ़ी थी या नहीं थी, एक को एक्सेप्ट करेंगे एक को रिजेक्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन का पेयर है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है, इसे कहेंगे कपलेट। इसमें हर जो स्टेटमेंट है, दाढ़ी थी दाढ़ी नहीं थी, ये पूरा तो मिलाकर एक कपलेट है। और दाढ़ी थी ये एक स्टेटमेंट है, दाढ़ी नहीं थी ये एक स्टेटमेंट है। तो ये एक लीड है, ये एक लीड है। अगर ये एक्सेप्ट हुई तो इससे लीड मतलब ये हमें लीड करेगा आगे केस की तरफ। फिर इससे रिलेटेड हम ढूंढेंगे कि दाढ़ी थी, फिर पूछेंगे मूंछ थी कि नहीं थी। तो ऐसे ही अगर उसने बोला नहीं थी तो ये लीड मिल गया। तो टोटल दोनों को मिलाकर कपलेट बोल रहे हैं, पर हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, राइट। तो बिल्कुल पुलिस केस सॉल्व करने जैसा होता है किसी भी न्यू प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये पुलिस के लिए क्या है, यही तो चाबी है उस ताले की, उस क्राइम की जो उन्हें सॉल्व करना है। ऐसे ही
वो क्वेश्चंस पूछेंगे कॉन्ट्रास्टिंग, और ऐसे ही एक स्टेटमेंट यानी एक लीड एक्सेप्ट की जाएगी, एक लीड रिजेक्ट होगी। जो एक्सेप्टेड लीड है उससे फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे कॉन्ट्रास्टिंग, फिर एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, एक लीड मिलेगा, एक रिजेक्ट किया जाएगा, और ऐसे करते 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 ये चाबी है, ये कुंजी है जिससे कि वो क्रिमिनल तक पहुंचेंगे, और हम यहां पहुंचेंगे उस प्लांट या एनिमल के क्लासिफिकेशन तक। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल बताती हूं। सपोज एग्जाम्पल, फिर थ्योरी तो लिख लेंगे। मान लीजिए कि ये 5 एनिमल्स हैं, फिश, फ्रॉग, लेट्स से एक बर्ड है, ये कुछ भी बन सकता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूं। एक बैट, चमगादड़ है और एक बिल्ली है। आपको इनको अलग अलग ग्रुप्स में डालना है। क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि क्या इनके एक्सटर्नल ईयर है कि नहीं है। सो पहला जो मेरा कपलेट है, पहला मेरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो जोड़ा है, पेयर है, वो है, उसमें एक स्टेटमेंट है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, यानी एक लीड ये है, और दूसरी लीड है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। दो ही चीजें होंगी। हमने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा, यहां किसी दूसरे से नहीं पूछना है, विटनेस से नहीं पूछना है, गवाह से नहीं पूछना है। एक्सटर्नल ईयर है कि नहीं है। जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है, हमें नहीं पता वो कौन सा है, अननोन है। अब अगर उसमें एक्सटर्नल ईयर है, किस किस में हो सकता है प्रेजेंट? बताइए, इनमें से किस किस में होगा? फिश में नहीं होता है, बर्ड्स तक एक्सटर्नल ईयर नहीं बनता, सिर्फ मैमल्स में बनता है। मैमल्स मतलब बैट या कैट में से एक होगा। हमें एक अननोन मिला है और हमें इन 5 में से वो कोई एक है, ये हमें कहा गया है, और हमें ढूंढना है वो कौन सा है। और अगर उसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है तो वो फिश भी हो सकता है, वो फ्रॉग भी हो सकता है, और वो बर्ड भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज करो इस कैटेगरी में आ गया वो, तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, उसके पंख हैं कि नहीं हैं। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, विंग्स हैं कि नहीं हैं। सो विंग्स प्रेजेंट या विंग्स एब्सेंट। अब बताइए किस किस में पंख होते हैं। अगर विंग प्रेजेंट है तो यहां, यानी वो बर्ड है, और अगर विंग एब्सेंट है तो वो फिश है या फ्रॉग है। राइट? सपोज करो उसके विंग्स एब्सेंट है, सपोज उसमें एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट है और उसमें विंग्स भी एब्सेंट है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे। हम पूछेंगे क्या उसमें गिल्स प्रेजेंट है कि नहीं है, वो चेक कर लेंगे। सो गिल्स प्रेजेंट या गिल्स एब्सेंट। अगर गिल्स प्रेजेंट हुआ, आप सबने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो वो फिश है, और फ्रॉग में, अडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछते गए। एक अननोन एनिमल आपको दिया गया था और आपको कहा गया था कि इन 5 में से एक है, आपको पता करना है। एक्सटर्नल ईयर नहीं है उसमें, तो वो इन 3 में से एक है। विंग नहीं है तो इन 2 में से एक है, और गिल्स भी नहीं था तो वो हमारा फ्रॉग निकल गया। मान लो उसमें ईयर प्रेजेंट होता, एक्सटर्नल ईयर, तो वो इन 2 में से कोई है, ये तीनों हट गए। अब फिर हम पूछते कि भाई बताओ विंग इसमें प्रेजेंट है या विंग एब्सेंट है। अब बिल्ली में तो विंग्स नहीं होते हैं, अगर नहीं होते तो वो कैट होती, और अगर होते तो वो बैट होता। तो यहां पर ये जो कैरेक्टर्स हैं, विंग, एक्सटर्नल ईयर, गिल्स, ये जो जोड़े में कॉन्ट्रास्टिंग पूछ रहे हैं, ये तो कपलेट कहलाएंगे, और दोनों अलग अलग लीड्स कहलाएंगी। यही हमें लीड कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं हमारे मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक। राइट? एक लीड एक्सेप्ट होगी, एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट होगा, एक स्टेटमेंट रिजेक्ट होगा, और ये चाबी है हमारी क्लासिफिकेशन की। यहां हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम दिमाग लगा रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एक एनालिटिकल टूल है। टूल मतलब कोई भी औजार। ये कैसा औजार है? दिमाग लगा के, लॉजिक से, क्वेश्चंस पूछ के, और फिर हम केस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मैं इसके बारे में लिखती हूं। अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्सोनॉमिकल की क्या है? इट इज अ टैक्सोनॉमिकल एड, analytical tool. It is an analytical tool for
आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बताइए किसे आइडेंटिफाई करना है, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस बेसिस पे कर रहे हैं बताइए, ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज right? So it is a taxonomical aid, it is an analytical tool, it is used for identification of plants and animals. यहां पर हम क्या करते हैं, a set of contrasting characters, ये सेट बनाया है हमने, ये सारे क्वेश्चंस की हमने सेट बनाया है। A set of contrasting characters is arranged in a sequential manner। ये मैंने सीक्वेंस में ही तो लगाया है, एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट है नहीं है, नहीं है तो विंग प्रेजेंट है नहीं है, विंग एब्सेंट है तो फिर गिल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सेट इज अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर फॉर आइडेंटिफिकेशन। अभी क्वेश्चन सोच समझ के बनाने पड़ेंगे आपको। प्लांट है तो फिर ऐसा नहीं पूछ सकते एक्सटर्नल एयर विंग्स, फिर देखना पड़ेगा। प्लांट अगर है तो फिर पूछोगे, उसमें देखोगे कि भाई इसमें फ्लावर आता है कि नहीं आता, फ्लावर आता है तो एंजियोस्पर्म है, फ्लावर नहीं आता है तो एंजियोस्पर्म नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट जो भी कुछ होगा। फिर अगर फ्लावर आता है तो फिर देखोगे कि उसकी सीड में 2 कॉटिलिडन्स है कि एक है, 2 है तो वो डाइकॉट है, एक है तो वो मोनोकॉट है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। सो यहां पर ये जो सेट एक पेयर है, एक जोड़ा है, उसे कहते हैं कपलेट। सो ईच पेयर, और हस्बैंड वाइफ पेयर भी है और कपल भी है, सो ईच पेयर और कपल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कपलेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कपलेट क्या है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, इनको मिलाकर कहेंगे कपलेट। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, इज कॉल्ड कपलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ अ कपलेट इज कॉल्ड लीड। सो ईच स्टेटमेंट और कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट। कैरेक्टर एक ही है, मतलब वो या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है। सो ईच स्टेटमेंट ऑफ अ कपलेट इज नोन एज लीड। वही हमें आगे लेके जाएगा, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लीड। 1 lead is accepted, 1 lead is rejected। 1 lead accepted, 1 rejected। हर बार, या आप ऐसा बोल सकते हो, 1 statement of couplet is accepted and 1 statement of couplet is rejected। और हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग लीड बनाओगे आप। नेचुरली वो डिपेंड करेगा कि आप किसे क्लासिफाई करना चाहते हो। तो अब मैं यहां पर उस पॉइंट को लिख देती हूं, दैट देयर विल बी अ सेपरेट टैक्सोनॉमिक की फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह से हम इस की को बनाते हैं। जैसे आपके पास एक ऑर्गेनिज्म दिया, तो आप पूछोगे यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, राइट? सपोज यूनिसेल्युलर है। फिर देखोगे प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। अगर प्रोकैरियोट है तो वो बैक्टीरिया है, अगर यूकैरियोट है तो वो प्रोटिस्टा है। तो इस तरह से फिर अपना खाना खुद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ऐसे आगे बढ़ते जाते। तो सेपरेट सेपरेट है सेपरेट के लिए। तो ये चाबी है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें जो सेट ऑफ क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो कंट्रास्टिंग क्वेश्चन है, मिलाकर उसे कपलेट कहेंगे। उसके 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को अलग अलग लीड कहेंगे। एक लीड एक्सेप्ट करेंगे, एक लीड रिजेक्ट करेंगे और हमारा केस सॉल्व करेंगे। दिस इज द लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड, प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। यहां पर कुछ और जनरल क्वेश्चंस बनते हैं जो नीट में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एम्स में भी, जीके में भी पूछ सकते हैं। और वो हैं कुछ पिताजी। पिताजी मतलब फादर्स, जनक। सो लेट्स राइट डाउन फ्यू फादर्स।
मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ कोशिश करूंगी ताकि आप इसे कभी भूलें नहीं। सो फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बट टोटल क्या कहते हैं? बायोलॉजी। सब्जेक्ट क्या है? टोटल बायोलॉजी। इनके फादर का नाम याद करने का तरीका बताती हूं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एरिस्टोटल। कैसे याद रखोगे? इनके नाम में क्या आ रहा है? टोटल। तो ये टोटल सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी, उनके फादर है। और यही जूलॉजी के भी फादर हैं। सो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर जूलॉजी के ये फादर हुए, बायोलॉजी के ये फादर हुए, तो बॉटनी बच गई। बॉटनी के कौन होंगे? आइए देखते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। पहले मैं नाम लिखती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं मैंने कैसे इसे याद किया था। वो हैं थियोफ्रास्टस। हल्का हल्का सही तो आइडिया चाहिए। फ्रास्ट, फॉरेस्ट, फ्रास्ट, फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट सेम है, फॉरेस्ट की तरह। और जंगल में तो पेड़ होते हैं, तो ये हो गए बॉटनी के फादर। डायरेक्ट क्वेश्चन से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और फादर लेते हैं, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत पूछते हैं, हालांकि इसे हम 12th में भी पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें कहते हैं G.J. मेंडल। याद करने का तरीका बताती हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंडल से याद रखो मेडल, ठीक है? मेडल। मेडल किसको मिलता है? बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ब्रेनी होता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। कौन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा? जिसके जीन्स बढ़िया होंगे, जिसकी जेनेटिक्स बढ़िया होगी। सो जिसकी जीन्स बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको मिलेगा मेडल। तो मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ नेक्स्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये तो इसी चैप्टर में पढ़ा है, ये तो आपको आना चाहिए। कौन है? कार्ल वॉन लिनियस, या जिन्होंने अपना नाम रख लिया था कैरोलस लिनियस। कैसे याद रखोगे? बड़ा सिंपल है। इनके नाम में आता है कार, और यहां पर आती है टैक्सी। टैक्सी में क्या चलता है? कार ही तो चलती है टैक्सी में। सो टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? जिनके नाम में कार आता है, यानी कैरोलस लिनियस। आइए एक और पढ़ते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। नाउ पहले मैं इनका नाम लिखती हूं, फिर बताती हूं मैंने कैसे याद किया था। इनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। इनके नाम में वार्ड आ रहा है, ये देखिए। हॉस्पिटल में वार्ड होता है ना, वार्ड। ये हॉस्पिटल का प्लस साइन है, ये वार्ड है। हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता है? जो बीमार होता है। बीमार कौन होता है? जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, जल्दी से बीमार पड़ जाता है। तो जो वार्ड जाता है उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वार्ड रिलेटेड हो गया इम्यूनिटी से। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन हो गए? जिनके नाम में वार्ड आता है, यानी एडवर्ड जेनर। एक और नाम लिखते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी सेल की जो बायोलॉजी होती है हम पढ़ेंगे, और वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, राइट? सो दीज आर द वेरियस फादर। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी टोटल तो एरिस्टोटल, बॉटनी फॉरेस्ट तो थियोफ्रास्टस, जेनेटिक्स जीन्स बढ़िया मेडल सो मेंडल, टैक्सोनॉमी टैक्सी, टैक्सी से कार सो कैरोलस लिनियस, इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नहीं होगी तो वार्ड में भर्ती हो जाएंगे सो एडवर्ड जेनर, एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ी थी, लेट अस गिव अ क्विक रीकैप, ताकि कहीं आप इस चैप्टर की भूल भुलैया में खो नहीं जाओ कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, तो हमें सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, यानी हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, या मैं कहूं कैरेक्टर्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टर्स तो हमने 5 पढ़े थे, सेल, सेल्यूलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग भी हैं, सिर्फ लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। 2 कैरेक्टर्स और पढ़े हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मैंने ट्रिक बताई थी ग्राम्स। ग्रोथ
डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि लिविंग में तो होती है बट नॉन लिविंग में भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मिलती है। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में तो नहीं होता बट सब लिविंग में भी नहीं होता, जैसे म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट हमने इसमें बायोडाइवर्सिटी डिस्कस की कि अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज नोन एंड डिस्कवर्ड है। फिर हमने बात करी थी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स एनिमल्स का, और अगर उसके साथ में आप उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो उस ब्रांच को कहेंगे सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फिर हमने बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। इसको हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे। फर्स्ट वर्ड जो है ये जेनेरिक नेम है जो जीनस को डिनोट करेगा। सेकेंड नेम जो है ये स्पीशीज एपिथेट है जो स्पीशीज को डिनोट करेगा। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, स्पीशीज का स्मॉल लेटर से होगा। ये दोनों को मिलाकर कहेंगे हम बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिस्ट का नाम स्पीशीज के बाद लिखा जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 3 वर्ड्स होंगे, ये 2 तो सेम होगा। थर्ड वर्ड जो है वो एनिमल्स में सब स्पीशीज, प्लांट्स में वेराइटी और बैक्टीरिया में स्ट्रेन को डिनोट करेगा, जैसे ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा कैबेज पत्ता गोभी और ब्रासिका ओलिरेसिया ब्यूटाइरिकम कॉलीफ्लावर फूल गोभी है, ये हमने समझा था। इसी से रिलेटेड हमने टॉटोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और सिनोनिम्स को पढ़ा था। और फिर हमने बात की थी टैक्सोनॉमिकल एड्स की, जिसमें 5 बुक्स, 4 प्लेसेस और 1 केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए चाबी टैक्सोनॉमिकल की पड़ी। सो दिस इज अ जिस्ट। यहां पर एक और फादर आप लिख लीजिएगा, इन पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ म्यूटेशन। स्टूडेंट्स आप आगे जाकर पढ़ोगे म्यूटेशन का क्या मतलब होता है। जब डीएनए लेवल पर कोई चेंज हो जाता है, मेजर चेंज, हम पढ़ेंगे 2 प्लांट्स सेम स्पीशीज के, इनमें ब्रीडिंग हुई और कोई ऐसा चेंज हो गया डीएनए में कि जो अगला ऑफस्प्रिंग है वो कोई दूसरी स्पीशीज बन गई। इतना बड़ा चेंज को हम वेरिएशंस भी कहते हैं। तो इनके फादर का नाम याद रखना बहुत आसान है, ये है ह्यूगो डी व्रीज। कैसे याद रखोगे? व्रीज मतलब वेरिएशन। तो फादर ऑफ म्यूटेशन वो हैं जिनके नाम में वेरिएशन, वेरीज वर्ड आता है, और वेरीज वर्ड आता है ह्यूगो डी व्रीज के। हालांकि इन सबको हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में भी लिखेंगे। So with this we have come to an end of the first chapter of NCERT 11. I hope you are enjoying the subject. I hope you are not getting afraid of the subject, which is most important. नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि हम इसकी डिस्कशन क्लास यानी इस थ्योरी के से एमसीक्यूज कैसे इस पर बेस्ड आते हैं उन्हें समझेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।